कल हम बिहार यात्रा भत्ता में नियम 64 के तहत दैनिक भत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। नियम 65 के तहत क 1 में स्पष्ट उल्लेख है कि मुख्यालय की अनुपस्थिति जब समय से प्रारंभ होती है, उस समय से प्रारंभ होती है जब कोई सरकारी सेवक वस्तुतः अपना मुख्यालय छोड़ता है। उस समय समाप्त जब वह मुख्यतः अपने मुख्यालय में लौट जाता है, मुख्यालय से विश्रांत करे अथवा नहीं, इसके संबंध यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घंटे का है तो दैनिक भत्ता में शून्य गणना होगी। मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में हो तो नियम 69 में विहित दर के आधे के हिसाब से उन्हें दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाएगा। आप लोग विपाड में जब जाएंगे तो अगर 6 घंटे से 12 घंटे का वहाँ पे विश्रांति है तो नियम 69 के तहत आधे दिन का हिसाब लगेगा, लेकिन जब विश्रांति वहाँ पे आपको 12 घंटे से अधिक अनुपस्थिति हो तो 69 के तहत विहित दर में पूर्ण भुगतान होगा। दैनिक भत्ता ऐसे दिन हेतु नहीं लिया जा सकता जिस दिन सरकारी सेवक मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करे, यानी कि मुख्यालय से आपकी दूरी 8 किलोमीटर से ज़्यादा हो और 12 घंटा से ज़्यादा का समय का हो तो समझिए आपको पूरे दिन का दैनिक भत्ता मिलेगा। विपाड में आप जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, एक दिन आपको विपाड में जाने के लिए यात्रा भत्ता लेना है और जब प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा तो वहाँ से मुख्यालय आने के लिए यात्रा भत्ता लेना है। बीच में 30 दिन का हो, 20 दिन का हो, ठहराव है तो वहीं पे होटल लेके आपको रुकना है, तब जाके आपको पूर्ण दिनों का वहाँ दैनिक भत्ता का भुगतान होगा। नियम 66 के तहत दौरे पे किए गए विराम के लिए या दौरे के दौरान पड़े अवकाश के लिए दैनिक भत्ता लिया जा सकता है, यानी किसी दौरा पे गए उसके बीच में अवकाश मिल जाता है तो उसमें दैनिक भत्ता का भुगतान आप ले सकते हैं। नियम 67 में बोलता है कि एक ही स्थान पे लगातार 10 से अधिक रात्रिवास के लिए दैनिक भत्ता नहीं लिया जाएगा, परंतु राज्य सरकार इस नियम में खास छूट दे सकती है बशर्ते इसका समाधान हो जाए कि अधिक विराम लोक सेवा के हित में आवश्यक है, शिविर उपकरण रखे जाने की आवश्यकता है अथवा 10 रात्रिवास के बाद भी सरकारी सेवक को काफ़ी अतिरिक्त खर्च हो। 10 दिन तक रात्रिवास हेतु दैनिक भत्ता। नियम 68 क में है कि लगातार 10 रात्रिवास के बाद विराम स्थान को सरकारी सेवक का अस्थायी मुख्यालय मान लिया जाएगा। नियम 68 के ख में है कि विराम स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा 3 रात्रि की अनुपस्थिति नहीं होने पे हॉल्ट लगातार मानी जाएगी। अब हम लोग 68 का ग इसके तहत ही विपाड में पूर्ण दैनिक भत्ता हम लोग प्राप्त करते हैं। इसमें कहा गया है कि लगातार ठहराव के लिए दैनिक भत्ता प्रशिक्षण के दौरान, लगातार ठहराव के लिए दैनिक भत्ता प्रशिक्षण के दौरान, यानी कि आप प्रशिक्षण करने विपाड में जा रहे हैं तो अब दैनिक भत्ता आपकी क्या होगी, यही चार्ट के आधार पे आप दैनिक भत्ता का क्लेम करेंगे, इसलिए इसे कृपया करके नोट कर लें। प्रथम 90 दिनों के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता, प्रथम 90 दिनों के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता, यानी कि जब आपका मुख्यालय विभाग से हटके प्रशिक्षण स्थल हो जाएगा तो प्रथम 90 दिन तक अगर वहाँ पे आप ठहर के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो पूर्ण दैनिक भत्ता आपको प्राप्त होगा। आप लगातार 30 दिन वहाँ पे शो करेंगे कि वहाँ पे हम ठहर के प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। क्यों? क्योंकि आपका मुख्यालय से विपाड की दूरी 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आप पहली बार यहाँ से जाने में और दूसरी बार लास्ट में जब प्रशिक्षण समाप्त होगा तो आने का यात्रा शो करना है और ठहराव वहीं दिखाना है होटल में, अगर वहाँ पे आवासीय प्रशिक्षण नहीं है तो आपका पूर्ण दैनिक भत्ता का भुगतान होगा। 90 से 180 दिन तक आधा दैनिक भत्ता मिलेगा और 180 दिन से ज़्यादा होने पर प्रशिक्षण स्तर पर अस्थायी मुख्यालय ही बना दिया जाएगा, यानी कि आपका मुख्यालय
प्रशिक्षण स्थल ही हो जाएंगे, 180 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें आपको जो CTA अलाउंस मिलता है वो सिर्फ वहाँ पे मिलेगा। अब बाकी तो मुख्यालय में परिवर्तित हो जाएगा, तो बाकी कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, दैनिक भत्ता वगैरह। हाँ, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान जब 1 माह वहाँ होंगे रहेंगे, तो 30 दिन जब पूरा हो जाएगा तो आपको मुख्यालय में वेतन में जो CTA अलाउंस मिलता है वो नहीं मिलेगा, वो काट लिया जाएगा। प्रशिक्षण का प्रथम 30 दिन में पूर्ण, 30 से 90 दिन में आधा, 90 दिन से अधिक शून्य। और आज पत्रित पुलिसकर्मी के संबंध में है, इसे जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए 69(1) में शहरों का वर्गीकरण एवं देय दैनिक भत्ता का जिक्र किया गया है। इसमें होटल में ठहराव का सामान्य ठहराव यानी पटना वाई श्रेणी में आता है, और वाई श्रेणी में ग्रेड पे आपका हो गया 4600 हो गया, तो 4600 का होटल का है 1000 प्रति दिन, और 200 सामान्य होटल का प्रतिदिन का है। यही दैनिक भत्ता में आपको शो करना है वहाँ पे ठहराव में। लेकिन ये तो 2010 का डेट है, 2017 में क्या इसमें परिवर्तन हुआ है वो आगे जाके हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको सिर्फ विपाड में, ठहराव में और यात्रा भत्ता भुगतान, दैनिक भत्ता भुगतान इत्यादि के बारे में एक अलग से वीडियो बना के बताएंगे। तत्काल इसे आप जान लें। दैनिक भत्ता के लिए आवश्यक शर्तें। सरकारी अथवा PSU में गेस्ट हाउस अथवा स्वयं की व्यवस्था के लिए सामान्य में अंकित दर लागू होगा। यानी कि सामान्य जो दर है, होटल वाला नहीं, सामान्य दर होगा, वो कहाँ ये लागू होगा? सरकारी अथवा PSU में गेस्ट हाउस अथवा स्वयं की व्यवस्था के लिए सामान्य में अंकित दर लागू होगा। यानी स्वयं व्यवस्था कीजिएगा विपाड के अगल बगल में रहने के लिए, तो यहाँ पे सामान्य दर ही आपको शो करना है। सरकारी अथवा PSU में गेस्ट हाउस अथवा स्वयं की व्यवस्था के लिए सामान्य में अंकित दर लागू होंगे। होटल निबंधित लाइसेंस प्राप्त होटल या गेस्ट हाउस, होटल दर रहने एवं खाने की संयुक्त दर है। शहरों का वर्गीकरण केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार है। पटना रिसेंटली X कैटेगरी में आता है, XYZ। आगे हम इस पे बताएंगे पटना किस श्रेणी में आता है, X या Y। संभवतः Y श्रेणी में होना चाहिए, यहाँ पे X लिखा है, इसलिए इस पे बाद में हम डिटेल देखेंगे। सर्किट हाउस निरीक्षण भवन अथवा PSU के गेस्ट हाउस में जगह नहीं होने पर ही होटल कॉलम की दर अनुमान्य होगा। बिहार भवन, बिहार निवास में स्थान अनुपलब्ध होने पर ही होटल का दर अनुमान्य होगा दिल्ली यात्रा के दौरान। अन्य राज्य के मामलों में GOI संबंधित राज्य सरकार द्वारा ठहरने की व्यवस्था नहीं कराए जाने की स्थिति में होटल दर अनुमान्य होगा। यदि रेस्ट हाउस, डाक बंगला से भिन्न सरकारी कार्यालय, भवन के निरीक्षण कक्ष आदि में ठहरने पर सामान्य दैनिक भत्ता का 3/4 देय होगा। यदि रेस्ट हाउस, डाक बंगला से भिन्न सरकारी कार्यालय, भवन के निरीक्षण कक्ष आदि में ठहरने पर सामान्य दैनिक भत्ता का 3/4 देय होगा। 8 किलोमीटर की परिधि के बाहर की स्थानिक यात्रा के लिए सामान्य से आधी दर पर दैनिक भत्ता देय होगा। महानगर, उपनगर या प्रोजेक्ट क्षेत्र के अंदर ही यात्रा स्थानीय श्रेणी में ही आएगी। अब 69(2) के तहत हम देखेंगे क में निःशुल्क भोजन के लिए 50% दैनिक भत्ता में कटौती हो जाएगी। अगर आपको विपाड में निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है तो आपका दैनिक भत्ता में 50% की कटौती हो जाएगी। निःशुल्क ठहरने के लिए तो 50% कटौती हो जाएगी। दोनों निःशुल्क हो तो 50% कटौती होगी। पहले 75% था, जिसे संशोधित कर दिया गया है। तो ये कटौती वन टाइम भोजन का व्यवस्था होगा तो उसमें 25% संभवतः कटौती की जाएगी, जो संभवतः आगे हम बताएंगे। नियम 74 में बताया गया है कि यदि कोई सेवक अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर के भीतर कर्तव्य स्थान यात्रा करता है तो वह सवारी भाड़े के भुगतान में हुआ खर्च वसूलने का हकदार होगा। यदि कोई सेवक अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर के भीतर कर्तव्यस्थ यात्रा करता हो तो वह सवारी भाड़े के भुगतान में हुए खर्च वसूलने का हकदार होगा। अब यहाँ नियम है जर्नी ऑन टूर के संबंध में, दौरा यात्रा के संबंध में आपको नियम 76 से 82 तक है।
जर्नी ऑफ ट्रांसफ़र के संबंध में, यानी ट्रांसफ़र वाला जर्नी जो बदली यात्रा है वो 83 से 98 तक नियम में उल्लेख है। प्रथम पद के ग्रहण के लिए यात्रा, ये नियम 99 से 104 में उल्लेख है। नियम हेडक्वार्टर वाला है, नियम 105 से 107 में है। परीक्षा में बैठने हेतु यात्रा के लिए नियम 108 से 111। छुट्टी पर जाने या छुट्टी से लौटने की यात्रा के लिए नियम 112 से 121। सेवानिवृत्त आदि होने पर यात्रा के लिए 122 से 127। साक्ष्य देने हेतु यात्रा करना है तो नियम 128 से 129। चिकित्सा के लिए यात्रा, ये इम्पोर्टेंट है, चिकित्सा के लिए यात्रा में भुगतान होता है, नियम 130 से 136 के बीच में है इसका। ट्रेनिंग कोर्स के लिए यात्रा है, नियम 137, यही आपको डिपार्ट में जो जाइएगा ये ट्रेनिंग कोर्स के लिए यात्रा माना जाएगा, तो ये नियम 137 के तहत आपको भुगतान का हकदार होंगे। दरबार या राज्यसभा में उपस्थित हेतु यात्रा, नियम 138 से 139। सैनिक अभ्यास शिविर में उपस्थित होने के लिए यात्रा, नियम 140। कुल नियम 160 है। नियम 76(1) में है दौरा यात्रा, जब कोई सरकारी सेवक अपनी मुख्यालय से कर्तव्य पर अनुपस्थित हो। जब कोई सरकारी सेवक अपनी मुख्यालय से कर्तव्य पर अनुपस्थित हो तब वह अपने कार्य क्षेत्र के भीतर अथवा उचित मंजूरी लेकर बाहर दौरे पर रहता है, परंतु जो यात्रा मुख्यालय से 8 किलोमीटर से दूर तक स्थान की नहीं होती है वह दौरा यात्रा नहीं मानी जाती है। 76(2) में है कि भारत के किसी भाग विदेश में कर्तव्य पर जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सरकारी सेवक अपने साक्ष्य दक्षतापूर्ण कर्तव्य पालन हेतु कर्मचारियों एवं अभिलेख ले जा सकेगा। 76(3) में है कि नियंत्रण पदाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी सरकारी सेवक की राज्य सरकार के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में या जिले में यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। नियम 77 कहता है कि राज्य सरकार किसी सरकारी सेवक द्वारा की जाने वाली दौरा यात्रा की संख्या या अवधि पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि नियम 77 दौरा यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में है। नियम 83 कहता है स्थानांतरण यानी कि बदली संबंधी यात्रा। नियम 83 के तहत स्थानांतरण संबंधी यात्रा पे आपको यात्रा भत्ता ले सकते हैं, यानी कि बदली यात्रा में यात्रा भत्ता अनुमान नहीं होने की स्थिति में, बदली यात्रा में यात्रा भत्ता अनुमान नहीं होने की स्थिति में बदली लोक सुविधा हेतु न हो, बदली लोक सुविधा हेतु न हो, यात्रा की अवधि का वेतन पाने का हकदार न हो, सरकारी सेवक के अनुरोध पर हुई बदली, यानी कि इसमें भी नहीं मिलेगा। कोई आवेदन देता है ट्रांसफ़र का कि मुझे सारण से पटना किया जाए, तो आपके आवेदन पे कभी भी ट्रांसफ़र होगा तो आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। कदाचार के कारण जो बदली होगा उसमें भी यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। यानी कि यात्रा भत्ता तब मिलेगा जब सरकार स्वतः आपका ट्रांसफ़र करता है, तब यात्रा भत्ता यानी कि स्थानांतरण भत्ता आपको मिलेगा। आपके आवेदन पे अभ्यावेदन पे आपका ट्रांसफ़र होगा तो आपको यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। 83 क कहता है अनुमान्यतः नियम 28 में यथा उल्लेखित वर्गीकरण ग्रेड पे आधारित के अनुसार ही अनुमान्य श्रेणी स्थान संबंधी सरकारी सेवक को स्थानांतरण यात्रा के लिए भी अनुमान्य होगा। नियम 84 बदली यात्रा के लिए सरकारी सेवक उल्लिखित शर्त एवं दर पर यात्रा भत्ता ले सकेगा। 85 नियम 85 कहता है कि सरकारी सेवक बदली यात्रा के लिए निम्न रूप से यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा। नियम 85 में बताया गया है कि सरकारी सेवक ट्रांसफ़र यात्रा हेतु निम्न रूप से यात्रा भत्ता लेने का हकदार है। जिस श्रेणी में यात्रा के हकदार हो उस श्रेणी का एक और का किराया रेल यात्रा के तहत परिवार के सदस्य उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं जिस श्रेणी में वह सरकारी सेवक यात्रा करने का हकदार हो। बदली पर जाने वाला सरकारी सेवक परिवार के वयस्क के लिए पूरा किराया एवं अतिरिक्त किराया और बच्चों के लिए आधा किराया जिसका वस्तुतः भुगतान किया गया हो। अब किराया का यह डाटा पूरा दिया हुआ है जिसे आप देख लें। वाहन की ढुलाई सरकारी सेवक निम्न अनुसार वाहन ढुलाई के हकदार होंगे। यहाँ पे ग्रेड पे के आधार पे दिया हुआ है। 4800 एवं उससे ऊपर के ग्रेड पे वाले को एक मोटर गाड़ी और एक दोपहिया वाहन अनुमान्य है। 4800 से कम वाले को एक दोपहिया और साइकिल। रेल मार्ग से वास्तविक किराया यात्री किराया से